प्रिय छात्रों, मैं विजय कुमार फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस विद डी कुमार साहनी पे। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी केमिस्ट्री जो पार्ट 2 था अम्ल, क्षारक एवं लवण यानी कि बेस, एसिड एवं सॉल्ट के बारे में पढ़ाया था। और हमने पिछले वीडियो में कहां तक पढ़े थे, यानी कि सूचक तक पढ़े थे कि सूचक आखिरकार क्या होता है, सूचक का कितना प्रकार होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि सूचक जो होते हैं, सूचक 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रकार था प्राकृतिक सूचक, और दूसरा संश्लेषित सूचक बोलिए या कृत्रिम सूचक बोलिए, और तीसरा टाइप क्या था, गंधकीय सूचक। ये सूचक क्या करते थे, यानी कि अम्ल को पता लगाने के लिए हमें सहायता करते थे। इसके सहारे हम यानी कि मजबूत एसिड को भी पता लगा सकते थे कि आखिरकार विलयन एसिड में है या बेस में है। चलिए, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि धातु यानी कि धातुओं की अम्लीय और क्षार के साथ जो अभिक्रिया होता है, यानी कि धातु के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, और क्षारक जो होता है किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। लेकिन इसे पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपके लिए मैं जब भी ऐसा वीडियो लाऊं, यानी कि मैं रेगुलर वीडियो तो देता ही हूं, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, ताकि आपको हर तरह से हम मदद पहुंचा सके। और आप जब एग्जाम देने जाएंगे बोर्ड का, तो वहां पर आप इससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से करके आ पाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। यानी कि लिखे हैं कि धातुओं की अम्लीय और क्षार के साथ अभिक्रिया, यानी कि जब कोई धातु होता है यानी कि अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है, ठीक है। और उसके बाद इसको जानने के बाद हम पढ़ेंगे क्षारक के साथ यानी कि किसी धातु की अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं कि हम लिखे हैं कि अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी कि अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया, ठीक है। तो जब अम्ल किसी धातु से यानी कि पीरियोडिक टेबल के किसी भी धातु से, अम्ल जो होगा यानी कि पीरियोडिक टेबल के किसी भी धातु से जब अभिक्रिया करेगा तो हमें प्रोडक्ट के रूप में यानी कि उत्पाद के रूप में क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। क्या मिलेगा, यानी कि आप ऐसे समझिए, पीरियोडिक टेबल जानते हैं ना, पीरियोडिक टेबल में के जितने भी धातु है किसी अम्ल से अभिक्रिया जब करेंगे तो वे क्या बनाएंगे, लवण ही बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस हमें प्रदान करेंगे। जैसा कि इसको समझने के लिए हमने अम्ल और एक धातु का एग्जाम्पल लिए हैं, उदाहरण लिए हैं, ताकि आपको हम बढ़िया से समझा सकें। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि HCl जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब अभिक्रिया हम एक पीरियोडिक टेबल के धातु जो होता है जिंक, जब जिंक से कराएंगे तो हमें मिलेगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। ये जिंक क्लोराइड जो होंगे प्यारे छात्रों, ये क्या होंगे, यानी कि लवण होते हैं। क्या होते हैं, लवण होते हैं। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति यह क्वेश्चन अगर कर दे आज से कि जब धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जब किसी भी धातु यानी कि अम्ल जो करेगा यानी कि धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यानी कि लवण बनाएगा, हाइड्रोजन गैस भी प्रदान करेंगे। क्या इतना बात को आप समझ पाए। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया का हो सकता है, लेकिन वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हमने एक ही एग्जाम्पल से आपको समझाने की प्रयास किया है। अब देखिए, दूसरा हम लोग जानेंगे क्षारक, यानी कि जब क्षारक के साथ कोई भी धातु अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाएगा। तो ऐसा ही जब क्षारक यानी कि किसी भी क्षारक के बारे में आप लोग को हम पढ़ा है ना कि क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे। तो जब क्षारक के साथ धातु अभिक्रिया करेगा तो धातु यानी कि क्षारक के साथ धातु भी जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण ही बनाएंगे और कौन सा गैस प्रदान करेंगे, हाइड्रोजन गैस ही प्रदान करेंगे। यानी कि आप इससे समझिए कि अम्ल के साथ भी अगर कोई धातु अभिक्रिया कर रहा था तो लवण ही बना रहा था, और क्षारक के साथ भी कोई धातु अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण ही बनाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रदान करेंगे। जैसा कि इसको भी समझने के लिए हमने एक क्षारक का उदाहरण लिया है और एक धातु का उदाहरण लिया है, ताकि आपको हम बढ़िया ढंग से समझा सकें।
अब देखिए एक हमने क्षारक लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक पीरियोडिक टेबल का धातु लिए हैं जिंक। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से जिंक की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें लौण बनेगा और लौण वह कौन सा होगा, यानी कि Na2ZNO यानी कि सोडियम जिंक ऑक्साइड। यानी कि सोडियम जिंक ऑक्साइड एक प्रकार का प्यारे छात्रों लौण होता है और इसके साथ ही हाइड्रोजन गैस प्रदान करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रदान करेगा। इसके अलावा आप बहुत सारा क्षारक का उदाहरण ले सकते हैं और किसी धातु का उदाहरण ले सकते हैं। अब यहां पर देखिए यानी कि दोनों कंडीशन में हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। आखिरकार दोनों कंडीशन क्षारक और अम्ल तो अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों कंडीशन में हाइड्रोजन गैस ही प्रदान करते हैं। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको समझाने के लिए आपके लिए एक प्रशिक्षण लिया है ताकि आप समझ पाए कि जब दोनों कंडीशन में अभिक्रिया करेंगे यानी कि अम्ल से भी अभिक्रिया धातु करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रदान कैसे करेगा और किसी क्षारक के साथ भी। तो हमने लिखा है कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण यानी कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण, जैसा कि इसमें हमने लिखे हैं कि जब हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास यानी कि हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती को लाई जाती है तो वह मोमबत्ती में कैसा ध्वनि सुनाई देती है, यानी कि पॉप की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। क्या, पॉप की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। इसको समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम तो मैं कोई डायग्राम बनाने वाला हूं नहीं लेकिन फिर भी बना दिया हूं। अगर इसमें किसी तरह का त्रुटि हो तो उसके लिए सॉरी, आप लोग अच्छे बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसा कि एक ये भी प्रकनली है, ये भी प्रकनली है, हमें जांच करना है कि हाइड्रोजन गैस का प्रशिक्षण यानी कि परीक्षण। अब देखिए इस प्रकनली, ये भी एक प्रकनली है, ये भी एक प्रकनली है। जब इस प्रकनली में हमने अम्ल यानी कि HCl प्लस Zn यानी कि जिंक ऑक्साइड, HCl और जिंक ऑक्साइड का कण यानी कि चूर्ण इस प्रकनली में डालेंगे तो इस प्रकनली से हाइड्रोजन गैस होते हुए इसे हम पथ बोल सकते हैं, यानी पथ यानी कि इसका रास्ता। इस प्रणाली से हाइड्रोजन गैस होते हुए एक बीकर में जाएगा, यानी कि एक क्या करेगा, बीकर में जाएगा। बीकर में जाने के बाद यहाँ पर बीकर में जल भरा हुआ है। अब जब यह हाइड्रोजन गैस इस जल में जाएगा तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन एक हल्की गैस है और हल्की गैस होने के साथ साथ ये एक ज्वलनशील गैस है और ज्वलनशील गैस इस पानी बीकर में रखे वाटर में नहीं रह सकता है। क्या, वाटर में नहीं रह सकता है। तो यह ज्वलनशील गैस यहाँ से क्या करेगा, ऊपर की ओर भागेगा यानी कि निकलेगा। उस जल में तो रह नहीं सकता है क्योंकि ज्वलनशील है। अब जब इस ज्वलनशील गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर भागेगा, निकलेगा, तो यहाँ पर मान लीजिए एक प्रकार का हमने मोमबत्ती लिया है तो ये जो भागेगा तो जो मोमबत्ती के संपर्क में आएगा तो यही किसका आवाज सुनाई देगा, पॉप की ध्वनि सुनाई देगा। क्या देगा, पॉप की ध्वनि सुनाई देगा। तो यह रहा हमारा हाइड्रोजन गैस का प्रशिक्षण। और आप लोग प्यारे स्टूडेंट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपके लिए फायदेमंद होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। तो चलिए इसी अंदाज में आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। तो प्यारे छात्रों आगे देखो, लिखे हैं अम्ल का धातु कार्बोनेट एवं धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, यानी कि जब अम्ल धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो आइए समझते हैं इसे। हम पहले लिए हैं यानी कि अम्ल जो होगा धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो देखिए, तो जब अम्ल किसी भी कार्बोनेट यानी कि धातु के किसी भी कार्बोनेट से जब अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के बाद क्या करता है, यानी कि लवण बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये क्या करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। यानी कि धातु के कार्बोनेट यानी कि जब अम्ल किसी धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करेंगे ना, कार्बोनेट से अभिक्रिया करेंगे तो उस कंडीशन में भी क्या बनाएंगे, यानी कि लवण बनाएंगे और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। डियर फ्रेंड्स, थोड़ा हम इस रोड लाइन में रहते हैं तो थोड़ा गाड़ी की आवाज आएगा तो इसके लिए सॉरी। देखिए, तो अम्ल का हमने एक एग्जांपल लिया है, यानी कि 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और
Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। जब हम अम्ल के साथ सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराएंगे तो हमने बताया क्या था कि लवण बनाते हैं। तो ये क्या बनाएंगे, NaCl2 यानी कि सोडियम क्लोराइड, और इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 और जल का निर्माण करते हैं। यानी कि अम्ल किसी धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। अगर आपसे कोई व्यक्ति यह बात पूछता है कि जब अम्ल किसी कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा, तो अब तो आप बता सकते हैं कि हर हाल में लवण बनाएंगे और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या, जल। अब देखिए, जब धातु के बाइकार्बोनेट यानी कि जब अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो देखिए, जब अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु के बाइकार्बोनेट से कराएंगे यानी कि बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो क्या बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे, तो जब धातु की यानी कि अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु के बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, CO2 बनाएंगे और क्या, जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। जैसा कि समझाने के लिए आपको हमने एग्जाम्पल लिया है यानी कि HCl और सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब अम्ल की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो क्या मिलेगा, लवण। क्या, लवण यानी कि NaCl2 एक साधारण नमक का सूत्र होता है ना, यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक मिलेगा जो एक प्रकार का लवण है, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या मिलेगा, जल मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये तो अम्ल के साथ अभिक्रिया था किसका, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को, और बाइकार्बोनेट को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं। इस बाइकार्बोनेट के क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये था अम्ल के साथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। अब देखिए, अब एक बात आता है कि आखिरकार कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे। तो आप यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लिख करके अपने नोटबुक में लिखिए कि क्षारक के साथ कोई भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अभिक्रिया नहीं करता है। क्या, धातु क्षारक के साथ कोई भी धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता होगा कि इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी धातु होते हैं वे क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो दरअसल इस पर तो आगे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों नहीं अभिक्रिया करते हैं, लेकिन यहाँ पर समझ कर रखिए, यहाँ पर याद करके रखिए कि क्षारक के साथ कोई भी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अभिक्रिया नहीं करता है। अब आप देखिए, इसमें हमने बताया क्या है कि जब अम्ल किसी धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो दोनों कंडीशन में क्या दिख रहा है, हमें CO2 दिख रहा है। आखिरकार CO2 प्रदान करते हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको समझाने के लिए हमने एक प्रयोग किया है, हमने एक क्या लिया है, यानी कि एक प्रयोग के द्वारा दिखाया है। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है कि CO2 गैस का परीक्षण। देखिए, जब क्या होगा कि जब CO2 गैस को किसी चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो पानी का रंग कैसा हो जाता है, दुधिया। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग तो देखे होंगे कि बोलता है कि किसी चूने को जब किसी चूने की पानी में जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दुधिया हो जाता है। लेकिन क्यों होता है यहाँ पर समझ लीजिए, क्या क्यों होता है यहाँ पर समझ लीजिए। तो देखिए कि माना कि हमने एक स्टैंड लिया है, यानी कि 2 स्टैंड लिया है। 2 स्टैंड में हमने क्या किया है, एक अम्ल लिया है जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और एक कार्बोनेट लिए हैं यानी कि जिसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। जब इस सोडियम कार्बोनेट और अम्ल के जब चूर्ण बना करके इस स्टैंड में रखेंगे, क्या करेंगे, इस स्टैंड यानी कि प्रणाली में रखेंगे, और प्रणाली में रखने के बाद ऊपर वाली सिरा को जब रख करके हिलाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमारा CO2 इस रास्ते से होते हुए इसको पथ मार्ग बोलेंगे, यानी कि निकासी मार्ग बोलेंगे। तो यहाँ से निकल करके क्या जाएगा, एक बीकर में जाएगा, यानी कि इस बीकर में जाकर के क्या हो जाएगा, भर जाएगा। और भरने के बाद जब इसमें क्या है, यानी कि चूने का पानी है, और चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगा, CO2 गैस जाएगा, तो यही चूने के पानी क्या हो जाएगा, दुधिया हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सफेद हो
हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। तो इस चूना का सूत्र भी क्या होता है, CaOH2। बात को समझ पा रहे हैं क्या? इतना बात आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ लिए तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की देखते हैं, आगे का हमारा टॉपिक क्या है, आगे क्या पढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों, आगे देखिए कि आगे क्या है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया, यानी कि जब अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। यानी कि जब कोई अम्ल एवं क्षारक, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो अम्ल एवं क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। जैसा कि आपको समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। जैसे अम्ल है एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl बोलते हैं, और क्षारक है क्या, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब अम्ल के अभिक्रिया क्षारक यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हमें लवण के रूप में NaCl मिलेगा और क्या मिलेगा, जल मिलेगा। NaCl मिलेगा और क्या मिलेगा, जल मिलेगा। और ये दोनों क्या करते हैं, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अपने गुण को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कभी कभी हमारे पेटों में दर्द होने लगता है। दर्द क्यों होता है कि हमारे आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा होता है वो अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है, जिससे हमारे पेटों में क्या होने लगता है, जलन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो दर्द को ठीक करने के लिए हम किसी ना किसी रूप से जाते हैं मेडिकल पे और मेडिकल से दवा लाते हैं, और जो भी हम दवा लाते हैं वो दवा क्या होता है, क्षारीय होता है। और क्षारीय दवा जब हम खा लेते हैं तो खाने के बाद हमारे पेटों में स्रावित हो रहे अम्ल को क्या करता है, अभिक्रिया करके एक दूसरे के गुण को उदासीन कर देता है और हमारे पेट की ज्वलन एवं दर्द क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के गुण को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। और उदासीन करने के बाद उसे कौन सा अभिक्रिया बोला जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। समझ लीजिए यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है, यानी कि जब अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण एवं जल का निर्माण करते हैं या लवण एवं जल बनाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में यहाँ पर समझाया है कि एक अम्ल और एक क्षार जब अभिक्रिया किया तो एक दूसरे के गुण को उदासीन कर दिया और क्या, लवण और जल बना दिया। बात को समझ पाए? अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड यानी कि धात्विक ऑक्साइड का मतलब आप लोगों को पता होगा, periodic टेबल में जितने भी धातु होते हैं वे क्षारीय होते हैं। जैसे कि हम जिंक ले लिए, जिंक के लास्ट में O जोड़ दिए तो इसी को क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। जैसे कि सोडियम के लास्ट में O लग गया तो ये क्या कहलाएगा, सोडियम ऑक्साइड। या जिंक के लगा है तो जिंक ऑक्साइड। तो यानी कि periodic टेबल के जितने भी धातु है उनके लास्ट में अगर O लगता है, यानी कि O दिखाई देता है, तो हम क्या बोलेंगे, वो धात्विक ऑक्साइड है। क्या, धात्विक ऑक्साइड है। तो आप देखिए यहाँ पर किसी भी धात्विक ऑक्साइड के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करेगा तो देखिए इसी तरह Fe के लास्ट में O लगा है ना, तो आयरन ऑक्साइड बोलेंगे। तो हमको पढ़ना क्या है, यानी कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, धातु के ऑक्साइड यानी कि अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, तो धातु के ऑक्साइड यानी कि धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल देते हैं। जैसा कि आपको समझाने के लिए इसमें भी हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराएंगे तो कराने के बाद कॉपर क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगा, जल। और ये जो कॉपर क्लोराइड है ना प्यारे साथी, तो ये किसी जलीय विलयन को किस रंग में बदल देता है, नीले रंग में बदल देता है। यानी कि जब कॉपर क्लोराइड से बना विलयन कैसा होता है, नीले रंग का होता है। क्या होता है, नीले रंग का। अब इसी तरह आगे देखिए कि जब जो क्षारक होते हैं ना, क्षारक, अब क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी कि अधात्विक ऑक्साइड होते कौन कौन है, तो आपको पता होगा periodic टेबल में जितने भी धातु होते हैं वो क्षारीय होते हैं।
होते हैं ना। और जितने भी गैस होते हैं, यानी कि गैस जैसे कार्बन हो गया CO2, तो कार्बन हो गया तो ये क्या कहलाएगा, यानी कि गैस है। तो इसके साथ ये देखिएगा O2 लगा है ना, तो इसे ही क्या बोलेंगे, यानी कि अधात्विक ऑक्साइड। तो जब किसी क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड का अभिक्रिया होता है तो उस कंडीशन में भी क्या बनता है, यानी कि लवण ही बनते हैं और क्या मिलता है, जल मिलता है। जैसा कि इसको भी समझाने के लिए हमने एक क्या लिया है, हमने एक एग्जाम्पल लिया है। और जैसे कि कैल्शियम हॉल्ट OH2 प्लस CO2, तो जब इस चूने से क्या करेंगे, हम CO2 की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और जल मिलेगा। क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और जल मिलेगा। आप लोग जब इतना बात समझ गए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए हम मिटाते हैं और आगे फिर पढ़ाई करते हैं। तो प्यारे छात्रों, अब देखिए जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया, यानी कि किसी जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कैसे होते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगर बुक रखे होंगे तो बुक पास में रखिए और टॉपिक बाय टॉपिक देखिए, इधर उधर नहीं होगा, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया है अम्ल। अम्ल को किसी जलीय विलयन, यानी कि अम्ल किसी जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करता है। जैसा कि हमने अम्ल जब पढ़ाया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी जलीय विलयन में अम्ल घुल करके क्या प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन। यही तो बात बताए थे आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक। अब देखिए, अब ये क्या होते हैं, यानी कि जल में हाइड्रोजन प्लस आयन कौन उत्पन्न करता है, यानी कि अम्ल। और देखिए H प्लस आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन H3O, यानी कि हाइड्रोनियम के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, हाइड्रोनियम, यानी कि जब अम्ल को उस जलीय विलयन में घोला जाता है तो H प्लस आयन मिलता है, वह किस रूप में मिलता है, H3+O, यानी कि जिसे हम हाइड्रोनियम बोलते हैं। जैसा कि आप समझ जाइए एग्जाम्पल से, ये कोई हाइड्रोजन गैस है और इसके साथ किसी जलीय विलयन, यानी कि जल H2O जल होता है, जब इसमें बोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम, यानी कि H3O। यहाँ समझ के आगे बढ़िए, आगे देखिए। अब क्या आता है, क्षारक के साथ अभिक्रिया, यानी कि किसी क्षारीय विलयन में जब हम जल को डालते हैं या जल को घोलते हैं, जल में डालते हैं क्षारक को, तो क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, क्षारक जो होते हैं जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, यानी कि OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। और कुछ क्षारक और अम्ल इतने खतरनाक होते हैं कि हम लोग जल में इनको घोलते हैं, नहीं कि क्षारक और अम्ल में जल को डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, जल के साथ अम्ल एवं क्षारक मिलाते समय सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे में मान लीजिए कोई बीकर में हम H2O रखे हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल रखे हैं, और एक बार उसमें ले आकर पानी डाल देंगे तो उस पर से इतना झाग उत्पन्न होगा ना, इतना झाग आएगा जो हमारे बॉडी को बुरा प्रभाव डाल सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी क्षार को या अम्ल को किसी जलीय विलयन में मिलाने पर क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इस बात को याद रखिए कि जल में हम अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं, नहीं कि क्षारक और अम्ल में जल को मिलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमेशा अम्ल एवं क्षारक को धीरे धीरे मिलाकर हिलाना चाहिए, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि एक बहुत जल्दीबाजी में मिला देना चाहिए अम्ल को या क्षारक को। उसे हम धीरे धीरे मिला करके हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं अम्ल और क्षारक। और एक और होता है, यानी कि यह अभिक्रिया बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है, इसीलिए इसे कांच के पात्र में रखकर हिलाना चाहिए, यानी कि किसी धात्विक पात्र में नहीं, कांच के पात्र में रखकर हिलाना चाहिए। इतना बात आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे छात्रों, अब पढ़ते हैं अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता, यानी कि अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता क्या होता है। जैसे प्रबलता के बारे में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन अब इसमें पढ़ते हैं प्रबलता होता क्या है। जैसे कि प्रबलता देखिए कौन सा होता है कि किसी क्षारक और अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन प्लस आयन एवं OH माइनस आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसे कि अम्ल को किसी जलीय विलयन में डाला जाता है तो हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं ना, उसी तरह क्षारक को जब किसी जलीय विलयन में डाला जाता है तो क्या देते हैं, OH माइनस आयन। तो
उसी की सांद्रता को क्या बोला जाता है, प्रबलता बोला जाता है। तो किस पर निर्भर करता है, इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। बात को समझ पाए, आगे बढ़िए, आगे देखिए। यानी कि अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता एक क्या है, एक सार्वत्रिक, यानी कि एक सार्वत्रिक सूचक होता है। यानी कि प्रबलता जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, सार्वत्रिक सूचक होता है। जैसे हम सूचक के बारे में पढ़ा है ना कि 3 प्रकार के सूचक होते हैं, उसी तरह से यानी कि प्रबलता भी एक प्रकार का क्या होता है, सार्वत्रिक सूचक होता है। अब यहाँ पर जानिए कि सार्वत्रिक सूचक होता क्या है आखिरकार। तो सार्वत्रिक सूचक यह अनेक सूचकों का एक प्रकार का मिश्रण होता है। यानी कि सार्वत्रिक जो सूचक होता है वह अनेक प्रकार के सूचकों का क्या होता है, मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयनों की सांद्रता भिन्न भिन्न रंगों को क्या करता है, दिखाता है। कहने का मतलब यह है कि किसी विलयन में, यानी कि सार्वत्रिक जो सूचक होता है, किसी विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयनों की सांद्रता को क्या करता है, विभिन्न रंगों में कौन दिखाता है, सार्वत्रिक सूचक। तो सार्वत्रिक सूचक जो होता है वह विभिन्न सूचकों का क्या होता है, मिश्रण होता है। बात को समझ पाए। अब देखिए आगे का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है हमें पीएच स्केल के बारे में, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि पीएच स्केल क्या होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, तो एक और वीडियो में डाल दूंगा आपके लिए जो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए पीएच स्केल, यानी कि पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिससे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का क्या, अधिकतम संख्या। इसे क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक अंक लिखा रहता है। जैसा कि हमने पीएच स्केल एक बनाया है, और पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक डिजिट होते हैं, नंबर होते हैं। और 7 से, यानी कि 7 से हमारे लेफ्ट साइड जितने भी अंक होते हैं वे अम्लीय प्रकृति को दर्शाते हैं। और 7 जो होता है, यानी कि 7 जो होता है वो लवण को दर्शाता है, यानी कि उदासीन विलयन को दर्शाता है, उदासीन विलयन को दर्शाता है। और 7 से राइट साइड 8, 9, 10 यानी कि 14 तक का जो विलयन होता है वह किसको दर्शाता है, क्षारीय को दर्शाता है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तृत से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप भी अगर चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जाकर के अच्छे नंबर ला सके ऑल सब्जेक्ट में, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।